Today we will start talking about important points of cardiovascular system. ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये पॉइंट्स उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है, और अब एग्ज़ाम के लिए 5-6 दिन बचे हैं या 4-5 दिन बचे हैं, पूरा रिवीजन करना चाहते हैं। या फिर उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा जो एग्ज़ाम नियर मार्क्स से रहते हैं, 10 मार्क्स से रह रहा है, कोई 5 मार्क्स से रह रहा है, या फिर कोई 2 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, या फिर वो लोग जो शॉर्ट टाइम में कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। ये कैसे बेनिफिट रहेगा? इसमें क्या है, इसमें जो आपके जो डायरेक्ट हम लोगों ने MCQs लिए हैं, आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं NCLEX, MOSBY, उनमें जो पोटेंशियल क्वेश्चंस बनाए गए हैं, उन्होंने जो उसमें पॉइंट्स इंक्लूड करे गए हैं, उन सारे पॉइंट्स को एक जगह पर इंक्लूड करा गया ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से, कार्डियोवैस्कुलर के कोई भी बुक, स्टैंडर्ड बुक जो आप फॉलो करते हैं, चाहे वो MOSBY फॉलो करें, चाहे आप NCLEX फॉलो करें, तो उसके क्वेश्चन है वो सोल्व होने चाहिए। तो इसमें क्या हम पॉइंट्स पे, बुलेट पॉइंट्स पे बात करेंगे। ये बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्ट हायर स्कोरिंग्स के लिए, डायरेक्ट स्कोरिंग के लिए, कि आपको अच्छा स्कोर करना है, कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा चीज़ें लर्न करनी है, या फिर उनको रिवाइज करना है, या फिर आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो उस एग्ज़ाम्स में जो पोटेंशियली पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जैसे आपने हार्ट के 4 चैम्बर है वो आपने पहले भी पढ़े थे, कोरोनरी आर्टरीज आपने बहुत बार पढ़ रखी हैं, और जब ऐसा टाइम आ जाता है कि अब आप दोबारा से उनको नहीं पढ़ना चाहते, तब आप इन पे फोकस करें और इनसे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसमें आपके MOSBY में क्वेश्चन दिया गया था कि स्प्लीन रप्चर्स। ठीक है, तो स्प्लीन क्या है? स्प्लीन को हिंदी में हम तिल्ली बोलते हैं। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन एक एब्डोमिनल ऑर्गन है। ये कैसा ऑर्गन है? ये एक एब्डोमिनल ऑर्गन है। फंक्शन क्या है इसका? तो इसका मेनली फंक्शन होता है कि जो इरिथ्रोसाइट्स या फिर जो RBCs जिनका शेप खराब हो गया है, मेनली ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में आता है, तो जिनका शेप खराब हो गया है, जो RBCs काम की नहीं है, तो उन RBCs को डिस्ट्रॉय करना, सर्टेन इम्यूनिटी प्रदान करना। तो इसका ये क्या है? एक बहुत ही हाईली कैसा ऑर्गन है? हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है, हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, अब हाईली वेस्कुलर का मतलब क्या हुआ? इसके पास में ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, और ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने के साथ में इसका ये कैसा है? एक सॉलिड ऑर्गन है। इसके अंदर एयर नहीं होगी, इसके अंदर कोई ल्यूमन नहीं होगा, ये सॉलिड ऑर्गन है। तो जब सॉलिड ऑर्गन है और बड़ी साइज में है, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर सिर्फ मसल्स की एक लेयर रहती है, मसल्स, स्किन और ये रहता है, इसके ऊपर कोई बोन्स की लेयर नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट करे। बट स्प्लीन का मोस्ट ऑफ पार्ट है वो रिब के नीचे होता है, तो हालांकि ये प्रोटेक्ट कर पाता है, बट ये इसके पोटेंशियल नुकसान भी हैं। जैसे मान लो कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रॉमा का पेशेंट है, चोट लगती है उसको, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को आपके क्वेश्चंस में RTA लिखते हैं, है ना? RTA मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। रोड ट्रैफिक कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में क्या होगा कि उसको चोट लगेगी, तो इसके ऊपर पीछे की साइड में तो क्या है? पीछे की साइड में इसके है स्पाइनल कॉर्ड, बोन्स में बात करें तो, और सामने क्या है? इसके सामने है इसके रिब्स ऊपर वाले पार्ट में, और बाकी है मोस्टली मसल और स्किन से कवर्ड है। तो मान लो कोई साइकिल का हैंडल लगता है, या फिर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, साइकिल हैंडल बच्चों में कॉमनली लग जाता है, जैसे ही इसके ऊपर लगता है तो ये क्या है? बहुत ही हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है, साथ में सॉलिड ऑर्गन है, तो इसके ऊपर इंजरी लगते ही इससे क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और पहले तो ये बोलते थे कि स्प्लीन में एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो वो कैसे भी नहीं रुकेगी, आपको इमीडिएटली लेप्रोटमी के लिए जाना चाहिए, एब्डोमेन खोलो, लेप्रोटमी करो, और वो स्प्लीन है, उस स्प्लीन को कट करके बाहर निकाल दो। ठीक है, हालांकि अब कुछ कंजर्वेटिव ट्राइज करते हैं, बट मोस्टली हम लोग वो पुराना ट्रेडिशन ही फॉलो करते हैं कि स्प्लीन में एक बार चोट लग गई, स्प्लीन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो ब्लीडिंग होने के बाद में स्प्लीन की ब्लीडिंग ईजिली नहीं रुकती है, और अगर स्प्लीन की ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो उसका क्या होगा? ब्लड लॉस होगा, और वो ब्लड लॉस कहाँ पर होगा? एब्डोमिनल कैविटी में होगा।
अब जैसे ही कोई बड़ी वेसल रप्चर हो जाती है या फिर कोई ऐसा ऑर्गन रप्चर हो जाता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा है और वो ब्लड सप्लाई की वजह से जैसे वहाँ से ब्लड बाहर निकलेगा, जो वेसल्स में घूमने वाला ब्लड है वो कम हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी वॉल्यूम। तो सर्कुलेटरी वॉल्यूम जैसे ही कम होगा पेशेंट विल लैंड अप इनटू शॉक। ठीक है, तो स्प्लेनिक रप्चर की अगर बात कर रहा है, स्प्लेनिक रप्चर का पेशेंट अगर वो बात कर रहा है तो उसमें वो आपको क्या पूछना चाहता है, शॉक पूछना चाहता है। और व्हाट इज शॉक? शॉक इज, अगर सिंपल एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का कोलैप्स होना, सीवीएस कोलैप्स इज शॉक ओनली। मतलब जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई करना, और पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करना, और सप्लाई के लिए उसको क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, सर्टेन ब्लड प्रेशर चाहिए, साथ में क्या चाहिए, हार्ट की पंपिंग चाहिए। तो हार्ट की पंपिंग अगर मान लो बढ़ जाए, हार्ट रेट बढ़ जाए और जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, शॉक, जो कि शॉक वाले टॉपिक में हम लोगों ने अच्छे से कवर करा है। तो स्प्लीन जैसे ही फटेगी या स्प्लीन जैसे ही रप्चर होगी वैसे पेशेंट का क्या हो जाएगा, इंटरनल लॉस ऑफ ब्लड। और इंटरनल लॉस कहाँ पर होगा, एब्डोमिनल कैविटी में होगा, और एब्डोमिनल कैविटी में होगा तो उससे क्या हो जाएगा, पेशेंट विल लैंड अप इन शॉक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है आई थिंक। अब नेक्स्ट बात करें, एक क्वेश्चन पूछा गया है आयरन रिच या आयरन कंटेनिंग फूड्स के बारे में। तो इसमें आपको सिंपल याद रखना, पालक, स्पिनेक में होता है 6.4 ग्राम्स इन पर 100 ग्राम। ठीक है, तो हाई सोर्स है। बीफ लीवर 5.2, बेक बीन्स उनमें 8.2 mg ऑफ आयरन इन पर 100 ग्राम्स। ठीक है, तो ये क्या है, आयरन रिच फूड है। आयरन रिच फूड की बात क्यों करेगा वो किसी एनीमिया में बात कर सकता है। व्हाट इज एनीमिया? तो ब्लड की HB हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया होती है। तो एनीमिया में क्या करना है, हमें ब्लड को बढ़ाना है, HB को बढ़ाना है। तो HB को बढ़ाने के लिए हमें क्या देना है, आयरन रिच फूड देना है। ठीक है, तो ये हो गई आयरन रिच फूड की बात। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें पूछा गया है कि पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टमी इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ठीक है, तो स्प्लीनेक्टमी मैंने आपको बताया कि स्प्लीन, जैसे ही स्प्लीन के ऊपर चोट लग गई, स्प्लीन में एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो ये मान के चलते हैं कि स्प्लीन की ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली मिड लाइन से एब्डोमेन को खोलना है, और स्प्लीन है, स्प्लीन के ऊपर क्लैंप्स लगाने हैं, वहाँ से स्प्लीन को हटाना है, स्प्लीन को रिमूव करना है। और स्प्लीन के रिमूवल को क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्लीन एक्टोमी। स्प्लीन तो हो गया ये, और एक्टोमी हो गया एब्लेशन। एब्लेशन मीन्स काट के बाहर निकालना। ठीक है, कोई भी बॉडी का ऑर्गन है वो आप कट करके बाहर निकालते हो तो उसमें टर्म क्या लगाते हैं, एक्टोमी। तो स्प्लीन को काट के बाहर निकाल रहे हैं तो दैट इज स्प्लीनेक्टमी। अब स्प्लीनेक्टमी इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है पोस्ट ऑपरेटिवली? तो हमने क्या करा था कि स्प्लीन को जो सप्लाई कर रही थी, स्प्लीन का जो पेडिकल था वहाँ पर क्लैंप लगाए थे, वहाँ से ब्लीडिंग रोकी थी ताकि डिस्टल फ्लो जाए नहीं, और वहाँ पे हमने क्या करा, उसको बांधा था। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की बात जहाँ पर भी होती है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इमीडिएटली जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो क्या होती है, वो जो लाइगेचर, वो जो धागा आपने बांधा था उसकी गांठ खुल जाए, स्लिपेज ऑफ लाइगेचर। ठीक है, ये स्लिपेज ऑफ लाइगेचर, स्लिपेज ऑफ लाइगेचर क्या मतलब क्या हुआ इसका, जो आपने गांठ लगाई थी वो नोट ढीली हो गई या फिर वो स्लिप कर गई, या फिर क्या हुआ कि आपने जो नोट लगाई थी, ये मान लो जो इसका पेडिकल था, आर्टरी वेन थी, आपने यहाँ पे लगा दी और वो निकल गई। इमीडिएटली क्या हो सकता है, स्लिपेज ऑफ लाइगेचर। और लाइगेचर अगर मान लो हट गया तो क्या होगा, ये जो आर्टरी और वेन जो हाई सप्लाई करते हैं, हाई ब्लड की सप्लाई करते हैं, वो वापस से क्या हो गई, ओपन हो गई। वो वापस से खुलेंगी तो क्या हो जाएगा, फिर से इंटरनल लॉस। और ये पेशेंट अगर इमीडिएटली आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो दिस पेशेंट कैन लैंड अप इनटू शॉक, और शॉक से DIC, और DIC से DIE। मतलब अगर ये पेशेंट इमीडिएटली आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो पेशेंट कैन डाई। इसीलिए ये नर्सिंग में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को कौन मैनेज कर रहा होता है, नर्सिंग स्टाफ मैनेज कर रहा होता है। तो नर्सिंग स्टाफ को पता होना चाहिए कि ये पोस्ट ऑपरेटिवली ये भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि धागा है वो स्लिपेज ऑफ लाइगेचर हो जाए और उससे पेशेंट
शॉक में चला जाए और शॉक से पेशेंट कैन डाई ऑल्सो। ये एक क्या है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पर इमीडिएटली री एक्सप्लोर होगा। एक बार ऑपरेट करने को हम बोलते हैं मिडलाइन लेप्रोटमी या फिर प्रोसीजर का नाम देते हैं। अगर मान लो उसी पेशेंट को दोबारा ऑपरेट करना पड़ता है तो हम उसको बोलते हैं री एक्सप्लोर, कि दोबारा से खोल के देखा जाएगा, री एक्सप्लोरेशन होगा। ठीक है। अब शॉक क्यों होगा? शॉक क्यों होगा? क्योंकि इसकी वेसल्स है, स्प्लीन का मैंने इनिशियली बताया था, स्प्लीन इज ए वेरी हाई वेस्कुलर ऑर्गन, और जैसे हाई वेस्कुलर ऑर्गन होगा तो उससे क्या होगा, अगर मान लो उसकी ब्लीडिंग है ऑर्गन से हो रही है तो भी ज़्यादा है, और अगर डायरेक्ट वेसल्स खुल गई तो वो बहुत ज़्यादा है। तो ग्रेट वेसल सप्लाई एंड जनरली फ्रेजिलिटी। अब इसमें क्या होगा, अगर मान लो ये स्लिपेज ऑफ लाइगेचर हो गया है ना, तो क्या होगा, वेसल्स ओपन हो गई, आर्टरी और वेन दोनों ओपन हो गई। वेन के पास तो कुछ बचा नहीं, बट आर्टरी क्या करेगी, आर्टरी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और ये कैसी है, बड़ी आर्टरी है, स्प्लेनिक आर्टरी इज ए बिग आर्टरी। और स्प्लेनिक आर्टरी अगर ओपन हो गई तो वो क्या करेगी, कंटिन्यूअस ब्लीड करती रहेगी, और कंटिन्यूअस ब्लीड करेगी तो क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में क्या हो जाएगा, एब्डोमेन में भर जाएगा ब्लड। ठीक है। कहीं से भी ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं, हेमरेज। तो एब्डोमिनल कैविटी में क्या हो गया, एब्डोमिनल हेमरेज हो गया। अब एब्डोमिनल हेमरेज हो गया तो क्या होगा, पेशेंट का जो पोस्ट ऑपरेटिवली एब्डोमेन था वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्टेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। फूलने को हम डिस्टेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब एब्डोमिनल डिस्टेंशन दे दिया पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, पूछ लिया ये क्या हुआ, पेशेंट आपके पास में पोस्ट ऑपरेटिवली आपने वार्ड में एक पेशेंट रिसीव करा, वो पेशेंट आया था तब कॉन्शियस था, अलर्ट था, आपने उसके वाइटल्स चेक कर लिए, वाइटल्स के कुछ भी पैरामीटर्स दे देते हैं, 120/70 उसका बीपी था, या फिर चलो ट्रोमा का पेशेंट मान लेते हैं 100/60 बीपी था, और पल्स थी वो 95 बीट्स पर मिनट थी। अचानक से पेशेंट सफ़ेद हो गया, उसका एब्डोमेन फूलना चालू हो गया, पेशेंट अनकॉन्शियस होने लग गया, पेलर होने लग गया, पल्स उसकी 130 पहुंच गई, बीपी है 50/20 हो गया। मतलब हुआ ये कि वो कहीं ना कहीं से लाइगेचर है वो स्लिप हो गया, और उससे क्या हो गया, एब्डोमेन में ब्लड आ गया, और एब्डोमेन में ब्लड आने को हम क्या बोलेंगे, हेमरेज, और हेमरेज की वजह से क्या हो जाएगा, एब्डोमेन फूल जाएगा। ठीक है। इसको हम ये बोलेंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है। अब स्प्लीन निकालने के बाद, स्प्लीन कहाँ होता है, लेफ्ट साइड ऑफ डायफ्राम के नीचे होता है ना। अब बॉडी की क्या है कि बॉडी में सारे ऑर्गन्स की एक स्पेस है वो निश्चित है, और आपस में रिलेशंस भी निश्चित है। स्प्लीन के ऊपर क्या आता है, डायफ्राम आता है। तो डायफ्राम को क्या है कि डायफ्राम के पास में एक साइड में तो लीवर है और एक साइड में स्प्लीन है, उन दोनों के ऊपर वो जब अपन इंस्पायर करते हैं, हवा अंदर खींचते हैं, तब डायफ्राम क्या करता है, नीचे जाता है, और डायफ्राम नीचे जाता है और डायफ्राम पुश करता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डायफ्राम का मेन बेसिक फंक्शन क्या है, डायफ्राम हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। अब एक साइड में क्या हो गया, खाली जगह होगी। ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे पेशेंट के सांस में परेशानी आएंगी, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, परेशानी आएंगी। क्यों? क्योंकि इस स्प्लीन में क्या लगा था, चोट लगी थी, तो ऊपर भी होगी, नीचे भी होगी, हो सकता है अदर जगह भी चोट हो। तो एक तो क्या होगा, उसको पेन होगा, दूसरा उस जगह पे जहाँ पे ब्लीडिंग हुई थी, या फिर आपने जो ऑपरेट भी कराया, तो ऑपरेशन भी अपने आप में एक ट्रॉमा होता है, तो उसमें क्या होगा, वहाँ पर भी ब्लीडिंग थोड़ी बहुत रही होगी। और ब्लीडिंग से क्या होता है कि पोस्ट ऑपरेटिवली पेन स्टार्ट हो जाता है, और पेन स्टार्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, डीप ब्रीथ नहीं करके शैलो ब्रीदिंग स्टार्ट कर देगा, ताकि डायफ्राम कम मूवमेंट करे, डायफ्राम नीचे तक नहीं जाएगा। डायफ्राम नीचे तक नहीं जाएगा तो क्या स्टार्ट हो जाएंगी, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। अब पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस का कारण पूछा जाए कि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस क्यों होंगी, तो क्योंकि डायफ्राम इज क्लोज टू स्प्लीन। ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे सेलो ब्रीदिंग स्टार्ट, ब्रीदिंग पैटर्न है वो पूरा डेप्थ तक न जाके, नीचे तक न जाके, पेशेंट कैसे लेगा, फास्ट ब्रीथ करेगा और सेलो ब्रीथ करेगा। फास्ट क्यों करेगा, ताकि जो ऑक्सीजनेशन है वो बार बार करेगा, कंपनसेट करने के लिए, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई भी तो करनी है। ठीक है। तो एक ऐसी ब्रीदिंग होगी, सेलो ब्रीदिंग और फास्ट ब्रीदिंग होगी। अब एक टर्म और दी जाती है स्प्लीनेक्टमी, तो समझ में आया हुआ आपके, एक्टोमी जहां पर भी लग गया, स्प्लीन को काट के बाहर निकालना, स्प्लीनेक्टमी। ठीक है। अब इसमें इंस्पिरेशन पे पेन होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पेन ऑन इंस्पिरेशन? तो रीजन सिंपल है, मैंने आपको पहले बताया, एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट कौन करता है, डायफ्राम।
और डायफ्राम, ये मान लो पेशेंट है, ये डायफ्राम है, ये एब्डोमिनल कैविटी है और ये क्या है, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, तो इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, डायफ्राम करता है। डायफ्राम के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होती है, तिल्ली, स्प्लीन होती है। ठीक है, अब तिल्ली काट के निकाल दी, अब तिल्ली काट के निकाल दी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा मोटा ब्लड रहेगा, तो वो ब्लड रहेगा तो वो डायफ्राम को क्या करेगा, इरिटेट करेगा। ठीक है, अब डायफ्राम इरिटेट करेगा तो डायफ्राम की नर्व के बारे में क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो डायफ्राम को सप्लाई कौन करती है, फ्रेनिक नर्व। ठीक है, फ्रेनिक नर्व है वो डायफ्राम को सप्लाई करती है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट को दर्द होगा और यहाँ पर दर्द होगा, साथ में ऊपर भी हो सकता है स्केपुला में, क्योंकि इसका और ऊपर का जो शोल्डर वाला है वो इनर्वेशन है, वो डर्मेटोम है, वो सेम है। इसमें पूछा गया है कि स्प्लीनेक्टमी के बाद में पेन ऑन इंस्पिरेशन क्यों हो रहा है, तो इसका कारण वही रहेगा, स्प्लीन है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, जस्ट नीचे है डायफ्राम से। ब्लड आप ऑपरेट भी करोगे तो भी वो ट्रॉमा है, चोट लगी हुई है तो भी ट्रॉमा है, आपने काट के बाहर निकाल दिया तो भी छोटा मोटा ब्लड का कलेक्शन रहेगा। और उस कलेक्शन की वजह से जैसे इंस्पायर करेंगे, इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर का मतलब होता है अंदर हवा खींचना, इंस्पिरेशन, इंस्पायर करेंगे तो डायफ्राम नीचे जाएगा, और डायफ्राम नीचे जाएगा तो वहाँ पर क्या है, जहाँ पर भी चोट लगी हुई होती है वहाँ पे सूजन रहती है, दर्द रहता है, तो उससे क्या होगा, पेन एट ऑपरेटिव साइड और ऑन इंस्पिरेशन होगा। ठीक है, सिंपल। अब स्प्लीनेक्टमी के बाद में पेशेंट एडिक्वेटली सांस नहीं ले पाएगा, कारण सिमिलर है सारे। पोस्ट ऑपरेटिवली ब्लड का कलेक्शन भी है, स्प्लीन भी काट के निकाला हुआ है, ट्रॉमा भी हुआ है, तो एडिक्वेट लंग एरिएशन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए पेशेंट क्या करेगा, क्योंकि पेशेंट शैलो ब्रीदिंग कर रहा है तो शैलो के साथ में फास्ट भी ब्रीथ करेगा ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई को एडिक्वेट कर सके। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन ऐसे दे रखा है, पोस्ट ऑपरेटिवली पेन विल कॉज स्प्लिंटिंग, शैलो ब्रीदिंग एंड अंडर एरिएशन ऑफ लंग्स लेफ्ट लोअर लोब बिकॉज ऑफ क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ स्प्लीन टू डायफ्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सिंपल कॉन्सेप्ट वही है, चोट लगी, स्प्लीन की चोट है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस को हम हेमरेज बोलते हैं। हेमरेज कहाँ पे होगा, स्प्लीन एब्डोमिनल ऑर्गन है तो एब्डोमेन के अंदर होगा, एब्डोमेन के अंदर होगा तो आपको क्या करना है, आपको मिडलाइन लेप्रोटमी करनी है, और लेप्रोटमी जैसे करोगे उसके बाद में पेशेंट को क्या रहेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। पेशेंट जो भी सर्जिकल पेशेंट्स के बारे में बात करना चाहे, सर्जिकल पेशेंट्स की अगर मोस्ट कॉमन परेशानी की बात करें, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आफ्टर सर्जरी, तो इमीडिएट में बात करेंगे, इमीडिएट कोई भी बात करे तो उसमें क्या हो सकता है, ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग क्यों है, ब्लीडिंग का कारण हमने देख लिया था, ब्लीडिंग स्लीपेज ऑफ लाइगेचर। डिलेड की बात करें तो एक तो परेशानी आती है लंग साइड से और दूसरी से परेशानी आती है किडनी से। जो भी हमारे सर्जरी के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये दो ऑर्गन ही मोस्टली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अफेक्ट होते हैं इनिशियली। और एक बार क्या है, बॉडी एक कंप्लीट मशीन है, उस मशीन का अगर एक पुर्जा खराब हुआ तो वो दूसरे को इफेक्ट करेगा, तीसरे को इफेक्ट करेगा और फिर पूरी बॉडी जनरलाइज इफेक्ट होगी। पर मोस्ट कॉमनली जो ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं सर्जरी के बाद में, तो दीज आर लंग्स एंड किडनीज। अब ये फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टमी, क्या बताओगे? अभी भी हमने डिस्कस करा था स्लिपेज ऑफ लाइगेचर, और लाइगेचर स्लिप हो गया तो वेसल आर्टरी ओपन हो जाएगी, और आर्टरी ओपन हो जाएगी तो ब्लीडिंग हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेमरेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिमोलाइटिक एनीमिया के बारे में। ठीक है, हिमोलाइटिक एनीमिया, ये लाइटिक जहां पर भी वर्ड लगता है इसका मतलब होता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब घुल जाना। ठीक है, हीमो मतलब ब्लड। ठीक है, तो ब्लड का घुल जाना मतलब ब्लड का लाइसिस हो जाना। ये लाइसिस कैसे हो सकता है कि जो आरबीसीज है, जो हीमोग्लोबिन है, वो टूटना स्टार्ट हो जाए। टूटने का कारण होता है, स्पेसिफिक कारण होता है। तो इसमें क्या है, हिमोलाइसिस का एक कारण दे रखा है कूलीज एनीमिया और G6PD एनीमिया। ठीक है, नॉर्मली जो आरबीसी की शेप होती है वो डिस्कोइड शेप होती है लगभग,
है ना, और वो शेप है वो मैनेज कर सकती है, शेप थोड़ी थोड़ी स्लाइटली चेंज हो सकती है। बट कुछ एक कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आरबीसी की शेप है वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या तो बिल्कुल गोल हो जाएगी या फिर उसमें क्या हो जाएगा, हाशिए की तरह हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे। या फिर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से भी इसका शेप चेंज हो जाता है। तो इन सब सिचुएशंस में क्या होगा कि वो आरबीसी है वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती। नॉर्मल फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का, कि ऑक्सीजन को जोड़ो, टिश्यू तक लेकर जाओ, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ो और वापस लेकर आओ, ठीक है। तो जब इसकी शेप चेंज हो जाएगी तब क्या होगा कि ये भेज दी जाएगी स्प्लीन के पास में, और स्प्लीन क्या करेगी, स्प्लीन इसको सेंस करेगी, इसका शेप नॉर्मल नहीं है तो इट कैन नॉट परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो नेचर का क्या नियम है, जो फिट नहीं है उसको हटा दो, सिंपल। तो ये आरबीसी फिट नहीं है, इनकी शेप खराब है, तो स्प्लीन क्या करेगी, उनको हटा देगी, उनको डिस्ट्रॉय कर देगी, और इस डिस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस। अब इसमें बात करें कोलीज एनीमिया, तो कोलीज एनीमिया किसमें मिलता है, एक होता है थैलेसेमिया मेजर। अब थैलेसेमिया मेजर में क्या होता है, बीटा चेन खराब हो जाती है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन है वो खराब हो जाती है। वो बीटा चेन खराब हो गई तो इससे क्या हो जाएगा, आरबीसी का साइज शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया तो नेचर क्या करेगी, जो खराब चीज़ है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन टूट जाएगा। हीमोग्लोबिन टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक तो ब्लड की कमी आ जाएगी, एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को। तो इन कोलीज एनीमिया वाले या थैलेसेमिया मेजर वाले पेशेंट्स में रेगुलरली आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलते रहते हैं उन पेशेंट्स को। क्यों, क्योंकि स्प्लीन क्या करेगी, स्प्लीन उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। अब स्प्लीन को क्या है, स्प्लीन को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। अब स्प्लीन जहाँ पर भी एक्स्ट्रा काम करती है, फिर बॉडी का कोई भी मसल या बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो ज़्यादा काम करेगा उसकी साइज बढ़ जाती है। उसकी साइज के बढ़ने को हम क्या लिखते हैं, हाइपर ट्रोफी, मतलब ऑर्गन की साइज बढ़ जाना। अब हाइपरट्रोफी हो गई तो ये स्प्लीन कहाँ पर है, स्प्लीन होती है लेफ्ट साइड में और बिलो डायफ्राम। तो ये स्प्लीन है, इसकी साइज बढ़ेगी तो ये क्या करेगी, डायफ्राम को पुश करेगी ऊपर, और डायफ्राम को पुश करेगी साथ में एब्डोमिनल कैविटी में बढ़ेगी। तो इस स्प्लीन को क्या करना पड़ेगा हमें, बाद में सर्जिकली अगर मान लो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो स्प्लीन को निकालना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन एक्टोमी। तो कोलीज एनीमिया या फिर G6PD, G6PD क्या एक एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी सेल्स के अंदर पानी चला जाता है और सेल्स की साइज है वो चेंज हो जाती है, साइज शेप चेंज हो जाती है, और उससे क्या हो जाएगा, ब्लड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे हीमोग्लोबिन टूटेगा तो बिलीवर्डिन बनेगा, नहीं हीमोग्लोबिन से बनेगा हीमोसिडेरिन, और हीमोसिडेरिन से बनेगा बिलीवर्डिन, और बिलीवर्डिन से क्या बन जाएगा, बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन अगर ज़्यादा बन गया तो इसमें क्या हो जाएगा, इस पेशेंट को हम क्या बोलेंगे, टोटल बिलीरुबिन बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस, ठीक है। तो इनमें जॉन्डिस होगा, कारण हीमोग्लोबिन का एक्स्ट्रा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हीमोग्लोबिन क्यों टूट रहा है, तो आरबीसी की साइज है वो शेप है वो सही नहीं है, आरबीसी की साइज शेप सही नहीं है तो नेचर क्या करेगी, उनको तोड़ना चालू कर देगी, और उसके टूटने से क्या होगा, टूटने से ब्लड की कमी हो जाएगी। ब्लड की कमी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, चेन ऑफ इवेंट्स है, और ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। बिलीरुबिन बढ़ जाएगा और इंक्रीज रेट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन ये आपको इंडिकेट करता है। अब नेक्स्ट टर्म आती है पॉलीसाइथेमिया वेरा, ठीक है। ये मिया जहां पर भी लगता है, मिया डिनोट्स टू ब्लड, ठीक है। मिया मतलब ब्लड, पॉली मतलब ज़्यादा, इंक्रीज नंबर, साइथेमिया मतलब सेल्स। तो पॉलीसाइथेमिया, पॉली मतलब ज़्यादा, सेल्स इन ब्लड। तो ब्लड क्या है, देखो जो हमारी वेसल्स में घूमता है उसमें क्या होता है, एक होता है सेलुलर पार्ट, सेल्स होती हैं, और दूसरा होता है वाटर का पार्ट जो
सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो कोशिकाएं होती है और एक पानी होता है। पानी और कोशिकाएं क्या है, एक निश्चित अमाउंट में मिली हुई हैं, तो वो क्या करते रहते हैं, कोशिकाएं उस पानी में तैरती रहती हैं और वो पानी आगे बहता रहता है। ठीक है, अब क्या है कि ये सेल्स हैं, इन सेल्स का अगर मान लो नंबर बढ़ जाए, ये सेल्स ज़्यादा हो गई, अब सेल्स ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, ये बहेंगी तो कम, क्योंकि बहाव तो सेम है, पानी तो लिक्विड तो उतना ही है, सेल्स ज़्यादा हो गई। अब सेल्स ज़्यादा होगी तो क्या करेंगी, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ना चालू कर देगी, और जुड़ना चालू कर देगी तो क्या हो जाएंगी, वो जुड़ के चिपकेंगी, नीचे की तरफ डिपॉजिट होगी। अब डिपॉजिट होगी तो उससे क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस या क्लॉट फॉर्मेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि ये तो कहाँ की सेल्स हैं, ब्लड की सेल्स हैं, और ब्लड की सेल्स अगर बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, ब्लड कैसा हो जाएगा, ब्लड की जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी वो बढ़ गई। अब ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई, कारण पूछें, कोशिकाएं बढ़ गई, और कोशिकाएं बढ़ गई तो क्या हो गया, जो कोशिकाएं आपस में ज़्यादा जुड़ेंगी, उनके बीच में स्पेस कम होगा, तो इस विस्कोसिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, क्लोटिंग बढ़ जाएगी। और नसों के अंदर क्लोटिंग अच्छी होती है बुरी, नसों के अंदर क्लोटिंग होती है बुरी, तो कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएंगी, थ्रोम्बस बन जाएगा, है ना। कोशिकाएं जुड़ गए, उनका गुच्छा बन गया, और उसने क्या करा, ल्यूमन रोक दिया, ल्यूमन रोक दिया तो उससे और परेशानी बढ़ गई, पीछे की साइड में और कोशिकाएं इकट्ठी हो गई, तो ये क्या बन गया, थक्का बन गया। और थक्का क्या करता है, एक जगह पे टिका हुआ तो ठीक है, वहां का ब्लड सर्कुलेशन रोकेगा, वो कहीं और चला गया, उसका क्या हो जाएगा, एम्बोलाई। एम्बोलाई मतलब ये थक्का बन गया था, थक्का एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, तो उसको हम बोल देंगे एम्बोलाई। और जैसे एम्बोलाइजेशन हो जाएगा, तो एम्बोलाइजेशन से ये थक्का अगर हार्ट में जाके रुक गया तो हार्ट अटैक, ब्रेन में जाके रुक गया तो ब्रेन स्ट्रोक, कोई भी आर्टरी, कोई भी जगह की कोई भी सप्लाई है उसको ये ब्लॉक कर सकता है, और जिस जगह की सप्लाई ब्लॉक करेगा उस जगह की परेशानियां चालू हो जाएंगी। तो इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं, ये परेशानी है पॉलीसाइथेमिया की। ठीक है, पैथोलॉजिकली हाई कंसंट्रेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इन द ब्लड। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया वेरा कोजेज इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, और उससे क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस, और थ्रोम्बस से हम लोगों ने देखा था एम्बोलाइजेशन। अब ये टर्म है ये वेरा, इस वेरा का क्या मतलब होता है, वेरा का लिटरल मीनिंग होता है ट्रू। ठीक है, वेरा इज ए लैटिन टर्म, इस टर्म का मतलब होता है ट्रू। तो ये क्या है, पॉलीसाइथेमिया, पॉली, इसके नाम में इसके आंसर छुपे हुए हैं, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा मतलब ये हाई फंडो नहीं है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको सिर्फ बेसिक्स आने चाहिए। पॉली मतलब ज़्यादा, साइथेमिया मतलब सेल्स, और मिया मतलब ब्लड। ठीक है, वेरा आ गया तो मतलब ट्रू, तो ट्रू से इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स इन द ब्लड इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया वेरा। ठीक है, तो उससे क्या बन गया, थ्रोम्बस, और थ्रोम्बस की परेशानी हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो ये काउमेडीन, जिसको हम दूसरा नाम वारफेरिन है, वारफेरिन की एंटीडोट क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। विटामिन के, विटामिन के भी 3 टाइप का होता है, K1, K2 एंड K3। ठीक है, विटामिन के क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, तो जहाँ पर भी ये ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं, लीवर की कोई पैथोलॉजी हो, विटामिन के लीवर की पैथोलॉजीज में लगाते हैं, क्योंकि इसका सिंथेसिस है वो नहीं हो रहा होता, इसका सिंथेसिस नहीं हो रहा होता तो क्लोटिंग जो है वो पुअर हो जाएगी, क्लोटिंग खराब होगी, तो उस क्लोटिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, विटामिन के डोज लगाएंगे। विटामिन के डोज है वो जनरली कहाँ लगाए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी एक आईवी प्रिपरेशन भी आती है, मोस्टली कहाँ लगाए जाते हैं, तो इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं। आपके लेवल तक इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब विटामिन के क्या करता है, विटामिन के प्रमोट्स प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन बाय द लीवर। तो विटामिन के कहाँ लगाना पड़ेगा, जहाँ पर लीवर खराब होगा। अब लीवर कहाँ खराब होता है, तो लीवर हम साधारणतः जानते हैं ज़्यादा अल्कोहलिक्स में खराब होता है, सर्टेन सिचुएशंस, इन्फेक्शंस जिनको हम बोलते हैं लीवर के इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस A B C D E होते हैं, उनमें भी लीवर खराब हो सकता है।
ब्लड में कुछ सर्टेन टॉक्सिन्स बढ़ गए, उनमें भी लीवर ख़राब होता है। तो उन सब सिचुएशंस में अगर हमें कुछ प्रोसीजर करना है या फिर कोई ब्लीडिंग ज़्यादा है उसको रोकना है तो हम क्या लगा सकते हैं, विटामिन के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हिपेरिन की एंटीडोट क्या है? हिपेरिन की एंटीडोट होती है प्रोटामाइन सल्फेट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल है। ठीक है, मॉर्फिन है, मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन इज ए ओपियोइड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, दर्द निवारक। तो ओपियोइड पेन, इसकी डोज अगर ज़्यादा दें, पहली चीज़ तो मॉर्फिन हम रूटीनली यूज़ करते नहीं है क्लिनिकली, है ना, या तो ये ऑपरेशन थिएटर में या फिर कोई ऐसे सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पर पेन किसी चीज़ से एडजस्ट नहीं करा जा सकता, उनमें हम ये मॉर्फिन यूज़ करते हैं। तो मॉर्फिन क्या है कि मॉर्फिन अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में दे दी या मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो गई तो उससे क्या होगा कि ये मॉर्फिन क्या करती है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है, सेंट्रली ये पेन को सप्रेस कर रही होती हैं। सेंट्रली पेन को सप्रेस करने का मतलब क्या होता है कि दिमाग से ये पेन रिसेप्शन को कम कर रही होती है। तो अगर इसकी ज़्यादा डोज हो गई तो ये क्या करती हैं, मॉर्फिन की डोज बढ़ने से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जो रेस्पिरेटरी, जो दिमाग में जो सेंटर है सांस लेने का, कंट्रोल जो दिमाग में है जिससे आप कंटिन्यू सांस लेते रहते हो विदाउट एनी एफर्ट, तो उस सेंटर का ये क्या करेगी, डिप्रेशन करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हमें रेस्पिरेशन को प्रॉपर चलाने के लिए उसका एंटीडोट देना पड़ेगा, एंड एंटीडोट इज नेलोक्सोन। ठीक है, तो मॉर्फिन के एंटीडोट क्या है, नेलोक्सोन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज कारण। ठीक है, उससे क्या होगा, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, आर्टरी, सिंपल वर्ड्स में बात करें हम ये मान लेते हैं हार्ट, लग नहीं रहा और मान लेते हैं हार्ट से जो ब्लड को लेकर जा रही हैं दीज आर आर्टरीज, और हार्ट की तरफ लेके आ रही हैं दीज आर वेन्स। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज के पास में ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आर्टेरियल सप्लाई कहीं कमज़ोर पड़ गई तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ेंगे। ठीक है, देखो जनरली इसको हम दो टर्म में डिवाइड करते हैं। बड़े सेंटर, जो बॉडी का सेंटर है, ट्रंक बोलते हैं जिसको, ट्रंक में तो क्या है कि बड़ी बड़ी आर्टरीज है। ठीक है, बड़ी बड़ी आर्टरीज है, तो बड़ी आर्टरी है वो मोस्टली क्या होगा कि बहुत लेट अफेक्ट होंगी। शुरुआत में कहाँ पर इफेक्ट हो सकता है, जो पेरीफेरीज है, पेरीफेरीज मतलब जो हमारे लिम्स हैं, है ना, दो हाथ दो पैर, तो इनमें रूटीनली परेशानियां स्टार्ट होती हैं। इनमें भी बात करें तो कॉमनली ये लेग्स में या लोअर लिम्ब में ये सब परेशानियां स्टार्ट होती हैं। अब लोअर लिम्ब में क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ग्लूकोज नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर क्या क्या चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसके चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो स्किन तक सप्लाई आ ही नहीं रही, स्किन तक सप्लाई पुअर है क्योंकि आर्टरीज बंद है, स्किन की सप्लाई पुअर है, तो स्किन के ऊपर के जो बाल होंगे, जो हेयर होंगे, हेयर्स का क्या हो जाएगा, लॉस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सप्लाई है वो कम है। अब क्या है कि जैसे आप रेस्ट करते हो तब ब्लड की सप्लाई है, वो ब्लड की डिमांड है वो कम है क्योंकि ऑक्सीजन का कंजप्शन कम है, क्योंकि मांसपेशियों को काम कम करना पड़ रहा है। जैसे आप चलते हो, दौड़ते हो, कूदते हो, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मसल्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, मांसपेशियां ज़्यादा काम कर रही है। अब मांसपेशियां ज़्यादा काम कर रही है तो उनको क्या चाहिए, फूड भी ज़्यादा चाहिए। अब फूड है वो कहाँ से आता है, आर्टरी से आता है। अब आर्टरी से फूड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन की कमी में, इसको हम ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। अब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड बनेगा। अब ये लैक्टिक एसिड जहां पर भी डिपॉजिट होगा इससे क्या हो जाएगा, नोसी रिसेप्शन होगा। नोसी रिसेप्शन, नोसी का मतलब क्या होता है, नोसी मीन्स पेन, तो पेशेंट को क्या होगा, दर्द होगा। कारण सिंपल है कि
इंटरमिटेंट दर्द होगा क्योंकि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो इस्केमिया से एनारोबिक पे शिफ्ट हो जाएगा, एनारोबिक में लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड जहाँ पर भी डिपॉजिट होगा वहाँ पे दर्द होगा। ठीक है, अब एक टर्म आती है क्लाउडिकेशन और एक इंटरमिटेंट, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनमें क्या बोलना चाहता है। क्लाउडिकेशन क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है, पेन है, दर्द है। ये दर्द कब होता है, जब डिस्टेंस डिसाइड करते हैं इसके कि पेशेंट है वो आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, वो 8 कदम चलेगा कुछ नहीं होगा, पर जैसे ही वो 10 कदम चलेगा उसको पेन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी क्लाउडिकेशन डिस्टेंस क्या है, 10 कदम। ठीक है, 10 स्टेप्स पे उसको दर्द स्टार्ट होता है। डिस्टेंस सेंटीमीटर, इंच, मीटर, किसी में भी आप डिनोट करो। ठीक है, तो ये क्या है कि पेशेंट को जब सर्टेन डिस्टेंस वॉक करने के बाद में दर्द स्टार्ट हो जाए, उसको रेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो जो लैक्टिक एसिड वो जमा हो रहा है वो वॉश आउट हो जाए। वो वॉश आउट होगा, उसी के बाद में पेशेंट वापस चल पाता है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्लाउडिकेशन डिस्टेंस। इंटरमिटेंट क्या होता है, इंटरमिटेंट मतलब होता है बीच बीच में। ठीक है, इंटरमिटेंट मतलब बीच बीच में, तो ये क्या होगी, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन हो गया। ठीक है, इस्केमिया की बात होगी। इस्केमिया क्या होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई इज इस्केमिया। अब हम नेक्स्ट बात करें, इनमें परेशानी क्या चल रही थी, इनमें था कोई आर्टरी है, आर्टरी ब्लॉक होगी। ठीक है, अब आर्टरी ब्लॉक हो गई तो आर्टरीज में क्या होता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और वो कैसा होता है, पल्सेटाइल होता है। वो पल्सेटाइल होता है, उसी को आप छू के देखते हो और उसको आप क्या बोलते हो, पल्स बोलते हो कि पल्स। तो इसमें क्या है कि आर्टरी ब्लॉक होगी तो आप क्या चेक करोगे, पल्सेशन चेक करोगे। ठीक है, पल्सेशन आप कैसे चेक करते हैं, आप रूटीनली जो देखते हैं ना, छूकर 3 उंगलियां लेते हैं, इसका ये वाला पार्ट लेते हैं और उससे छू के देखते हैं। यहाँ पे जो मर्कल्स डिस्क होती हैं उनसे आपको महसूस होता है, नर्व एंडिंग्स होती हैं, उनसे आपको महसूस होता है कि अंदर पल्सेशंस धक्के लग रहे हैं। ठीक है, उसको अपन पल्सेशन बोलते हैं। अब पल्सेशन अगर मान लो आपको फील नहीं हुआ तो उसको आप क्या लिखेंगे, डिक्रीज या नेगेटिव, भाई वो पल्स है वो मेरे को मिल नहीं रही, तो पल्स इज एब्सेंट। अब पल्स इज एब्सेंट आप कब बोल सकते हो, तो उसको आपको कंफर्म करना हो और वार्ड में करना हो, तो वार्ड में क्या होता है, आप डॉपलर यूज कर सकते हैं। डॉपलर क्या होती है, डॉपलर इज ये मशीन जो कि आपको स्मॉल साउंड को एम्पलीफाई करके सुनाती है। अब तो ये क्या करेगी, आप ये मशीन लगाओगे और इस डॉपलर से चेक कर लोगे, अगर डॉपलर में भी कोई साउंड नहीं आया तब आप बोल दोगे दिस पल्स इज एब्सेंट। ठीक है, तो वेरीफाई द पल्स, वेरिफिकेशन ऑफ पल्स इज डन बाय डॉपलर। ठीक है, जिसमें भी नर्स को डिफिकल्टी हो रही है पल्पेटिंग में। ठीक है, पीडल पल्स, पेशेंट के आर्टरी वीनस कोई भी इनसफिशिएंसी होगी तब आपको पहला काम क्या करके देखना होता है कि वीनस भी हो चाहे आर्टेरियल हो, आप छूकर क्या महसूस कर सकते हो, सिर्फ आर्टेरियल पल्सेशन महसूस कर सकते हो। पल्स आ रही है तो मतलब ये वीनस है, और पल्स भी नहीं आ रही तो ये वीनस और आर्टेरियल दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। पल्स एब्सेंट आप डिक्लेयर कैसे कर सकते हो, तो आप बाय यूजिंग ए डॉपलर मशीन। ठीक है, अब एक बात करते हैं हम एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्या होता है, ये खून के थक्का जमने की कैपेसिटी होती है। अब खून का थक्का जमने की कैपेसिटी को हम चेक करते हैं कि इस ब्लड का थक्का कितनी देर में जमता है ना। वो जिन कंडीशंस में बॉडी में खून का थक्का जमने से आपको रोकना है, जैसे किसी पेशेंट को पॉलीसाइथेमिया वेरा था, है ना, पॉलीसाइथेमिया वेरा भी हमने देखा, उसमें क्या हो रहा था कि ब्लड का गुच्छा बन रहा था, क्लॉट बन रहा था, और वो क्लॉट क्या हो रहा था, एम्बोलाइज हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये चाहते हैं कि ये क्लॉट है ये पिघल जाए, या फिर ये क्लॉट है एक बार आपने मान लो उसको पिघाल दिया तो आप ये चाहते हैं कि ये फर्दर वापस न बने। अब वापस न बने तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एपीटीटी को बढ़ा के रख सकते हैं कि खून का थक्का बनने की कैपेसिटी है उसको हम थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन उसका बढ़ा दें दवाई की सहायता से। तो उस कौन सी दवाई की सहायता से बढ़ा सकते हैं, आप हिपेरिन की सहायता से बढ़ा सकते हैं। अब इसको कितना रखना होता है, तो इसको इसके नॉर्मल रेंज का 2 गुना रखना होता है।
नॉर्मली ये कितना होता है, तो नॉर्मली ये 30 से 40 सेकंड का होता है, तो आपको ये कितना रखना होता है, 60 से 80 सेकंड तक आपको रखना होता है। अब मान लो आप इसमें क्या करोगे, इसमें आपको देख के तो बता ही नहीं सकते कि एपीटीटी कितना है, तो आपने फिर से चेक करोगे। आप रेगुलरली चेक करते हो और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो 90 सेकंड आ गया, तो क्या करोगे। सिनारियो कुछ भी दे सकता है, ए केस ऑफ XYZ सर्जरी विपल्स पाइलोरोड्यूडेनेक्टमी was patient shifted to your ward and after that heparin was started and heparin dose was adequately given. After that you which investigation you will do, तो एपीटीटी का मान लो आपको नॉर्मल रेंज दे दी या फिर आपको रेंज दे दी कि एपीटीटी वाज 90 सेकंड्स, व्हाट एक्शन नर्स विल परफॉर्म, तो मतलब क्या हुआ, इसको आपको 2 गुना रखना था, ये कितना हो गया 3 गुना। तो इसको अब क्या करना है, आपको डोज को कम करना है ताकि ये 2 गुना तक रखा जाए। इसको ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं रख सकते कि भाई बिल्कुल ही पतला कर दो ब्लड को, तो वो बहता रहेगा, क्लॉट बनेगा ही नहीं कर सकते। कारण क्योंकि अगर ज़्यादा पतला हो गया तो क्या होगा, पेशेंट को आपने मान लो छुआ या फिर पेशेंट को मच्छर भी काटा या पेशेंट को कुछ भी कोई चोट लगी, छोटी सी भी चोट लगी, तो चोट लगते क्या होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। क्यों, क्योंकि इसका जो खून बनने का थक्का बनने की कैपेसिटी थी वो तो आपने रेंज बढ़ा रखी है, तो खून क्या होगा, पेशेंट विल ब्लीड टू डेथ। और ब्लीड टू डेथ को हम क्या लिखते हैं, एक्सैंगुएशन। एक्सैंगुएशन क्या होता है, तो ब्लीडिंग टू डेथ। ठीक है, 60 सेकंड है तो आप क्या करना है, आपको डोज इंक्रीज करना है, स्टैटिक रखना है, तो आपको इसका 30 से 40 मतलब 60 से 80 सेकंड के बीच में एपीटीटी को मेंटेन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आईएनआर और पीटी की। अब पीटी क्या होता है, पीटी इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर इज इंटरनेशनलाइज नॉर्मलाइज रेशियो। आपने एक चीज़ महसूस करी होगी कि आप जब भी कोई लैब रिपोर्ट्स देखते हैं तो वो अलग अलग लैब्स की अलग अलग होती हैं, उसमें रेंज है, किसी में कुछ दे रखी है, किसी में कुछ दे रखी है, वो जो उनकी स्टैंडर्ड रेंज है या फिर जो रेफरेंस रेंज है वो अलग अलग रहती है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करा गया कि एक ब्लीडिंग के लिए एक इंटरनेशनली एक रेंज रखी गई जिसको हम क्या बोलते हैं, आईएनआर। आईएनआर है वो पूरे वर्ल्ड वाइज आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा, है ना। ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपको डिफरेंट मिल सकता है, आईएनआर लगभग 1 के आसपास ही मिलेगा आपको, है ना। पीटी है वो सेकंड्स में कई बार बढ़ा देते हैं, कोई लैब कुछ देती हैं, कई लैब कुछ देती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर यूज ऑफ रिएजेंट्स और जो उनका टेक्निक है उसके हिसाब से वो चेंज करती रहती हैं। ठीक है, अब पीटी आईएनआर आर यूज्ड टू इवेल्युएट थेरेप्यूटिक लेवल्स ऑफ वारफेरिन। तो वारफेरिन क्या करता है, वारफेरिन भी वही है, ब्लड के क्लॉट बनाने को रोकता है। अब जब ये वारफेरिन की बात चली है तो ये वारफेरिन का वारफेरिन नाम क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन लिस्ट लाइकली पूछा जाए, इसमें ये वार्फ है, तो इसमें वार्फ क्या है, विस्कॉन्सिन एल्यूमिनी रिसर्च फाउंडेशन। ये कोई यूएस बेस्ड रिसर्च फाउंडेशन था, विस्कॉन्सिन एल्यूमिनी। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ये रोडेंट्स होते हैं ना अपने चूहे वगैरह, तो उन चूहे वगैरह को मारने के लिए रोडेंटिसाइड के लिए इसको यूज करा था। और इसका जो एरिन लगा हुआ है, दैट एरिन इज फॉर एसोसिएशन विद कॉमेरिन। ठीक है, तो ये वारफेरिन क्या है, वारफेरिन एक ऐसी दवाई है जो कि कॉमनली सर्जरी में सर्जिकल पेशेंट्स में यूज करी जाती है टू ब्लीडिंग का जो पीटीआईएनआर है उसको बढ़ा के रखने के लिए ताकि क्लॉट्स ना बने। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर आप कोई पेशेंट है वो वारफेरिन पर है, आपके पास वार्ड में आके एडमिट हो जाता है और आप उसमें आईएम इंजेक्शन लगाना चाहते हो, तो आप क्या चीज़ चेक करोगे, तो आप ये देखोगे कि ये मैं जो इंजेक्शन लगाऊंगा या लगाऊंगी इसके बाद में जो ब्लीडिंग होगी वो रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना होता है, पीटी और आईएनआर। आईएनआर के बारे में स्पेसिफिक बात होगी कि ये पूरा वर्ल्ड वाइड सिमिलर रहता है क्योंकि इसका सारी चीज़ें वो स्टैंडर्डाइज है इंटरनेशनली। पीटी है, पीटी कैन बी वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रेडिएशन एक्सपोजर। अब रेडिएशन एक्सपोजर क्या होता है, रेडिएशन एक्सपोजर 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो कोई एक्सीडेंटली, जैसे वो एक रशिया में हुआ था, गोमेल में हुआ था, एक हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। तो इनमें क्या हुआ था कि
जो बॉम्ब्स थे या फिर जो चेरनोबिल्स थे उनके एक्सीडेंट की वजह से एक्सीडेंटली वो लोग अफेक्ट हुए थे रेडिएशन से, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा थेरेप्यूटिक होता है जो आप कैंसर पेशेंट्स में यूज करते हो, रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी या रेडिएशन एक्सपोजर से क्या होता है कि बोन मेरो डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब बोन मेरो डिप्रेशन से क्या होता है कि बोन मेरो क्या होता है, बोन के अंदर की जो कैविटी होती है उससे ही मोस्टली हमारी ब्लड की जो सेल्स है वो बन रही होती हैं, ठीक है। एडल्ट लाइफ में मोस्टली कौन सी जो अपनी चपटी बोन्स होती है ना, फ्लैट बोन्स, जो पेल्विस की है, स्कल की है, स्टर्नम है, तो इन बोन्स के अंदर ही हमारा ब्लड बन रहा होता है। अब इन ब्लड के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेड सेल कंपोनेंट होता है, एक वाइट सेल कंपोनेंट होता है। ये वाइट सेल कंपोनेंट क्या करता है, ये हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे ही रेडिएशन का एक्सपोजर होगा, रेडिएशन का एक्सपोजर चाहे वो थेरेप्यूटिक हो चाहे वो एक्सीडेंटल हो, ठीक है, कैसा भी हो, उससे क्या हो जाएगा, बोन मेरो है वो सप्रेस हो जाएगा। और बोन मेरो सप्रेस हो जाएगा तो बोन मेरो के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी वाली सेल्स हैं वो नहीं बनेंगी, और बॉडी के अंदर अगर इम्यूनिटी वाली सेल्स नहीं बनेंगी तो क्या हो जाएगा, वी विल बी ससेप्टिबल फॉर इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई रेडिएशन एक्सपोजर लीड्स टू ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, या फिर ए पेशेंट ऑफ रेडिएशन डोज ऑफ दिस इतनी साइकिल कंप्लीट कर ली गई, उसके बाद में आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहोगे, तो यू विल फोकस ऑन इन्फेक्शंस। अब हम बात करते हैं लिम्फोमा के बारे में, ठीक है। लिम्फोमा दो प्रकार का होता है, हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस। तो नॉन हॉजकिंस जो लिम्फोमा होता है ये किन में दिखता है, तो ये 6 to 7 डिकेड में होता है, और 67 ईयर्स इज द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ये क्या है, ये जो हमारे डाटाबेस है उस डाटाबेस से इसका आंसर लिया गया है, ठीक है। हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस हो गया। और फर्स्ट साइन ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, देखो लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फोमा में लिम्फेटिक टिश्यू है वो इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अब लिम्फेटिक टिश्यू इन्वॉल्व हो गया तो बॉडी में लिम्फेटिक टिश्यू का काम क्या है, लिम्फेटिक टिश्यू बेसिकली क्या करता है कि जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखता है। अब क्या है कि जो पार्टिकल बॉडी की इम्यूनिटी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पार्टिकल को बॉडी कैसे समझती है, बॉडी पार्टिकल को समझती है प्रोटीन्स में मोस्टली। तो जो प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए उनको क्या है, आप ब्लड के थ्रू बॉडी नहीं भेजती, उनको क्या करती है, सेपरेट करके रखती है। अब सेपरेट करके रखती है तो उसके लिए जो चैनल है बाहर निकालने के लिए, दैट इज लिम्फेटिक्स, ठीक है। लिम्फेटिक्स में बड़ी साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लिम्फेटिक्स में जैसे आपके यहाँ पे कोई चोट लगेगी, या फिर मान लो कोई फुरुंकल हो गया, चेहरे पे फुंसी होगी, या फिर कोई कहीं पर भी चोट लगती है, उसमें मवाद पड़ती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन के बाद में क्या होता है, आसपास की स्किन है वो रेड हो जाती है, और वो थोड़ा दूर आप देखोगे तो वहाँ पे लिम्फ, आपको छोटी छोटी गांठें महसूस होती हैं। इन गांठों को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक्स बोलते हैं, लिम्फ एडेनोपैथी, है ना। तो ये लिम्फ एडेनोपैथी है, ये लिम्फेटिक्स के इन्फ्लामेशन की वजह से है। तो लिम्फेटिक्स में जो इन्फ्लामेशन है वो क्या है कि इन्फेक्शंस की वजह से होता है कॉमनली, बट जो एक इन्फेक्शंस की वजह से जो लिम्फेडेनोपैथी होती है उसमें क्या साइन सिम्टम होते हैं, इन्फ्लामेशन जहाँ पर भी होता है, तो सिंपल जो मैं हर बार बोलता हूँ, इन्फ्लामेशन को हम लिखते हैं, कहीं भी आइटिस लगा देते हैं, चाहो जहाँ लगाओ, मास्टाइटिस, कार्डाइटिस, वेस्कुलाइटिस, कोरियाइटिस, मेनिंजाइटिस, तो ये जहाँ पर भी आइटिस लगता है वहाँ पर क्या होती है, उसमें 5 चीज़ें आ जाती है। एक होता है पहला डॉलर, डॉलर मीन्स पेन। दूसरा क्या होता है वहाँ पे, रूबर, रूबर मीन्स रेडनेस। तीसरा होता है केलर, केलर मतलब इंक्रीज टेम्परेचर, कैलोरीज बढ़ी हुई। चौथा होता है उसमें ट्यूमर, ट्यूमर मतलब गांठ। और पांचवा होता है लॉस ऑफ फंक्शंस। ये जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर ये चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो लिम्फेडेनोपैथी में भी क्या होता है, लिम्फेडेनोपैथी मोस्टली इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में होती है, बट अगर मान लो लिम्फ नोड है वो पेनलेस है, एनलार्ज तो लिम्फ नोड है, सर्वाइकल रीजन मतलब गले वाले रीजन का कोई एनलार्ज लिम्फ नोड है और वो दर्द नहीं कर रहा है, पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड इज द फर्स्ट साइन ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा।
हॉजकिंस लिम्फोमा का फर्स्ट साइन क्या है? पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड। और इसको डिफ्रेंशिएट किससे करना होता है? ये सिर्फ इसमें नहीं होता है, ये टीबी में भी हो सकता है और इन्फेक्टिव डिजीज में भी हो सकता है, बट उसमें पेनलेस नहीं होता है ना। इसमें इसकी कंसिस्टेंसी होती है वो रबरी होती है ना। ये आपकी बुक्स में दे नहीं रखा है, पर अगर मान लो नेक्स्ट लेवल वो जाना चाहें तो इसमें क्या होगा? पेनलेस एनलार्जमेंट, पेनलेस रबरी एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, तो दैट विल बी लिम्फोमा। और टीबी में कैसा होगा? टीबी में ये होगा मेटेड। ये मेटेड जहां पर भी नाम देता है मतलब वो टीबी वाले लिम्फ नोड की बात कर रहा है, और रबरी लिम्फ नोड, पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, तो किसकी बात करना चाह रहा है? हॉजकिंस लिम्फोमा की बात करना चाह रहा है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि पेशेंट है, उसके अंदर ब्लड सेल्स कम थे या फिर एनीमिया था जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, उसका रीज़न क्या है? या फिर ऐसे दे दिया पेशेंट है उसमें रेडियोथेरेपी हो रखी है, या फिर पेशेंट है वो सर्टेन हिरोशिमा का पेशेंट है, हिरोशिमा नागासाकी विजिट करके आया हुआ है, या फिर कोई XYZ कोई भी रेडिएशन वो आपको इंडिकेट कर देगा। किससे करेगा? या डायरेक्ट लिख देगा या फिर कोई ऐसी टर्म दे देगा जिससे आपको पता चल गया कि इसमें रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है। उसके बाद में मान लो उसने दे दिया कि प्रोसीजर कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि रेडिएशन जैसे लगेगा बॉडी में तो बोन मेरो का सप्रेशन हो जाएगा। बोन मेरो का सप्रेशन हो जाएगा तो हम पता करने के लिए क्या करेंगे? बोन मेरो में एक सुई डालेंगे और वहाँ से सेल्स को एस्पिरेट करके देखेंगे, उन सेल्स की काउंट क्या है, उनकी सम नंबर क्या है, तो उसके बारे में उनकी साइज शेप उन सबको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोन मेरो एस्पिरेशन। ठीक है। अब बोन मेरो एस्पिरेशन करने के बाद में नर्सिंग स्टाफ को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आप जहाँ कहीं से कुछ भी एस्पिरेट करते हो, एस्पिरेट करने का मतलब क्या करा? आपने बॉडी में इन्वेजन करा, और इन्वेजन करने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ से क्या हो सकता है? बॉडी से ब्लीडिंग वापस स्टार्ट हो सकती है। तो पहला काम क्या करना होता है? ब्रीफ प्रेशर अप्लाई करना होता है ताकि वहाँ पे ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट एक्शन की बात। सेकंड की बात करें तो आपको उसको एडिक्वेट एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी होती है। एसेप्टिक टेक्निक मतलब वहाँ पे उस एरिया को आपको क्लीन करना होता है पहले और बाद में, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रखा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? अगर मान लो किसी भी पर्सन में ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई या फिर एनीमिया है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? दूसरे पर्सन से ब्लड लेके उसको लगा देंगे। अब ब्लड लगाते हैं तो हम लोग पेशेंट्स में एक जनरल मिसकंसेप्शन रहता है कि HIV ब्लड से फैलता है, ये उन सबको पता है, तो कि मैं दूसरे का ब्लड लगाऊं और मेरे को HIV हो जाएगा। और वो क्वेश्चन वो नर्स से पूछ लेता है कि अगर मान लो मेरे को ये ब्लड लगाया गया तो इस ब्लड से मेरे को HIV तो नहीं हो जाएगा? तो क्लियर तो आप मना कर नहीं सकते कि ये HIV से 100% नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि HIV के जो इन्फेक्शन है वो लेटेंट फेज में हो, वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाए। तो उसको आपको एक्सप्लेन क्या करना होता है कि बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस हैं कि इससे आपको ये इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इतने चांसेस हैं कि आप यहाँ से रोज़ घर जाते हैं और आप यहाँ से घर जाते टाइम आपका एक्सीडेंट हो जाए। आप बोल नहीं सकते, सालों तक जाते हो सकता है किसी भी दिन हो सकता है, पहले दिन हो जाए, 40 साल ना हो, 50 साल ना हो। तो आप उसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं वो HIV, सर्टेन प्रोटोजोआ, सर्टेन बैक्टीरिया, उन सब के लिए स्क्रीन करने के बाद में ही ये ब्लड लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, स्क्रीनिंग फॉर HIV एंटीबॉडीज हैज़ मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एड्स फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आपको इन्फेक्शन होने की संभावनाएं मिनिमल है। कारण क्या है? क्योंकि ये ब्लड है वो स्क्रीन होके फिर ही आपको लगाया जाएगा। ठीक है। अब ये रूमेटिक फीवर का एक पॉजिटिव एजेंट पूछा जाता है, तो ग्रुप A बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी। सिंपल क्वेश्चन है, कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, कोरिया। तो ये क्या है? इसमें क्या होता है? रूमेटिक फीवर में क्या होता है? इससे होता है गले का इन्फेक्शन होता है। जनरली इसमें ASLO टाइटर्स वगैरह देखते हैं। और इसमें क्या कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं? तो कार्डियक होता है, और कार्डियक में कौन सा वॉल होता है? तो मिट्रल वॉल मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होता है। मिट्रल वॉल है
मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होता है इसमें, ठीक है, रूमेटिक फीवर में। कॉजेटिव एजेंट पूछा गया है, आगे क्या क्या पूछ सकता है, मिट्रल वाल के बारे में पूछ सकता है, कार्डाइटिस, जॉइंट्स में दर्द हो सकता है, जॉइंट्स के दर्द को हम बोलते हैं आर्थराइटिस, और क्या मिल सकता है, कोरिया, ठीक है। ये तो हो गया बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी। अब उसके बाद में बात करते हैं हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर के बारे में। ये बीटी, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को शॉर्ट में लिखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी। तो अब हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहली चीज तो करना क्यों है, हर किसी में थोड़ी करते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रीज़न हो सकता है कि सबसे कॉमन कारण जो आजकल मिलता है वो हो सकता है कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है ना, पेशेंट की गाड़ी पलट गई, कोई आपस में बस भिड़ गई, या फिर मास कैजुअलिटी हो गई, XYZ, किसी भी वजह से चोट लगी, मल्टीपल बोन्स का फ्रैक्चर हो गया और वहाँ पर क्या हो गया, ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। ये तो हो गया एक कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है, आपको कोई सर्जरी करनी है, सर्जरी के दौरान आप कोई ट्यूमर की सर्जरी कर रहे थे, उससे कोई बड़ी वेसल चिपकी हुई थी और सर्जरी के दौरान हो गया, ठीक है, ब्लीडिंग हो गई। तीसरा कारण क्या हो सकता है, आपको पेशेंट कोई बड़ी सर्जरी के लिए लेना है या फिर कोई पेशेंट को सर्जरी के लिए लेना है और उसका हीमोग्लोबिन है वो कम है, मतलब पेशेंट कैसा है, एनीमिक है, ठीक है। आपने सर्जरी कर दी, सर्जरी करने के बाद में पेशेंट के इंटरनल ब्लीड हो गया तो पोस्ट ऑपरेटिव जरूरत पड़ सकती है। तो ये साधारणतः क्या है, ये साधारणतः सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। रूटीनली हम लोग 8 HB तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं, बट अगर सर्जरी के लिए पेशेंट लेना है तो उसमें हम चाहते हैं कि 10 ग्राम HB मिले, है ना। कारण क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो वुंड हीलिंग डिलेड होगी, वुंड हीलिंग डिलेड होगी तो पेशेंट के वुंड में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे और वो एक क्या होता है, एक साइकिल बन जाता है, जिस साइकिल को हम बोलते हैं विशियस साइकिल। मतलब एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स जो हम नहीं चाहते, बट वो क्या है कि वो एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, तो एक कारण से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा और फिर वो चलता रहता है। इन सब सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। इसमें एक कारण कई बार क्या होता है, जैसे जो अभी हमने पहले डिस्कस करा था कि अगर मान लो कोई डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया या फिर G6PD डेफिशिएंसी जो अभी हमने बात करी थी, या फिर कूलीज एनीमिया, इनमें तो रूटीनली आपको ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, एक्सेसिव हीमोलाइसिस हो रहा था, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। तो इन सब सिचुएशंस में क्या करेंगे, हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पेशेंट को रेडी करेंगे। अब पेशेंट को रेडी करने के बाद में आपको क्या क्या प्रोसीजर करना है, एक की तो हमने बात कर ली कि पेशेंट का अगर मान लो कोई, पहले आपको एक्सप्लेन करना होता है पूरा कि हम लोग आपको ब्लड लगाएंगे और दूसरे का ब्लड लेके लगाएंगे, इससे फ़ायदा क्या है आपको, इससे फिर नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो नुकसान में एक तो हमने बात कर लिया है कि HIV के लिए वैसे स्क्रीन होके आता है, बट फिर भी चांसेस, नेग्लिजिबल चांसेस तो हैं कि अगर मान लो पेशेंट बिल्कुल ही नेगेटिव अप्रोच वाला है या फिर कोई पेशेंट वकील है, तो अगर गलती से हो गया तो आप प्रूव नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ क्या करनी होती है, आपको सबसे पहले पेशेंट को समझाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होती है कि हमें कंसेंट लेनी है कि हम आपको ह्यूमन का, दूसरे ह्यूमन का ब्लड लगा रहे हैं, उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आपको सर्टेन चीज़ें परेशान कर सकती है, सर्टेन चीज़ें, सर्टेन अनइवेंटफुल इवेंट्स हो सकते हैं। तो इन सब की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, पेशेंट जिम्मेदारी लेता है, हम पेशेंट के बिहाफ पे जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट काम क्या करना होता है कि पेशेंट के वाइटल साइंस आपको देखने होते हैं। अब पेशेंट को मान लो हाई ग्रेड फीवर है तो उस सिचुएशन में आपको ब्लड नहीं लगाना होता है, ठीक है, पहले आप फीवर सबसाइड कराओ, उसके बाद में लगाओ। पेशेंट वाइटली स्टेबल होना चाहिए बिफोर ट्रांसफ्यूजन, या फिर हो सकता है शॉक में पेशेंट को आप मतलब वाइटली स्टेबल नहीं है तो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना होता है, पेशेंट की आइडेंटिटी एंश्योर करनी होती है कि ये पेशेंट, आप क्या करते हो, पहले सैंपल लेके ब्लड बैंक में भेजते हो। ब्लड बैंक वाला क्या करता है, उन सैंपल्स को लेता है और उसको बोलते हैं BGCM, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग। अब वो ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच करके उसके बाद में वो जो आपको थैला देगा
उस थैले के ऊपर लेबल लगा के देता है कि ये पेशेंट का नाम है, ये पेशेंट का इंडोर पेशेंट नंबर है, ये इसका ब्लड ग्रुप है, ये इसका RH एंटीजन है, और ये ब्लड, फिर ब्लड के बारे में देता है कि इस ब्लड को स्टोर कब करा गया था, इस ब्लड की एक्सपायरी कब की है, और इस ब्लड को किन किन चीज़ों के लिए स्क्रीन करा गया था, और वो सर्टेन चीज़ें होती है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको पेशेंट की फाइल से, पेशेंट से मैच करनी होती है कि आप पर्टिकुलर आदमी का ब्लड ही पर्टिकुलर को लगे, एक का दूसरे के न लगे, ठीक है। लैब रिकॉर्ड से आपको मैच करना होता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको तैयारियां करनी है खुद की। अब क्या है, ह्यूमन ब्लड है दूसरे का, वो आपके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, तो ग्लव्स तैयार होने चाहिए, स्टेराइल मेथड्स आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए। आपने पूरा एरिया वो क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद में कैनुला वगैरह जो आपको लगाना था वो लगा लिया। कैनुला लगाने के बाद में आपको ब्लड स्टार्ट करना है। वाइटली पेशेंट स्टेबल है। ब्लड को हमेशा स्लोली ट्रांसफ्यूज करते हैं। फास्ट ट्रांसफ्यूजन करने से भी, क्योंकि वो दूसरे का ब्लड है, उसमें एंटीजेंस हो सकते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, पेशेंट को फीवर हो सकता है। हालांकि ये BGCM करा गया है, चांसेस कम होते हैं, बट अगर मान लो आप तेज लगा दोगे तो वो दिस इज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है। उसको लगाने से पहले आपको क्या चेक करना होता है कि वो एडिक्वेट रूम टेम्परेचर पर आया नहीं है। ठंडा, ज़्यादा ठंडा ब्लड या ज़्यादा देर बाहर रखा हुआ ब्लड आप यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है। व्हेन रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीजेज रिजल्ट्स इन इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी क्या होता है, हमने भी बात करी थी, सोलेंट फ्लूइड में सेल्स, है ना। तो फ्लूइड में सेल्स, तो सेल्स क्या है कि इसमें बड़ी हुई मिलती है, विस्कोसिटी है वो इंक्रीज मिलती है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है सर्टेन चीज़ों। अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछ लिया जाता है कि पेशेंट की इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में पूछा जा सकता है, क्या क्या मैच करना है, पेशेंट की आइडेंटिटी के बारे में पूछा जा सकता है, और कैसे पूछ सकता है कि विस्कोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, लगाना कैसे है, आपको स्लो लगाना है कि फास्ट लगाना है, पहले आपको क्या करना है, वाइटल चेक करने हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम करने के बाद में आपको क्या करना होता है, फिर आपको पेशेंट को, अब जब हम ब्लड लगा रहे हैं, हमने ब्लड स्लोली स्टार्ट कर दिया, विस्कोसिटी वगैरह वो में पहले चेक करनी होती है। ब्लड का टेम्परेचर देखना होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे आ गया। टेम्परेचर देखने के बाद हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर चेक कर लिया, उसमें कोई विजिबल क्लॉट्स नहीं है। और क्या चेक करना होता है कि सारा का सारा उसकी जो होमोजीनस है, मतलब उसमें कोई क्लॉट, थक्का या फिर ऐसा कुछ फॉरेन पार्टिकल नहीं है, उसके सील्स प्रॉपर हैं, प्रॉपर सील, ये सारी की सारी चीज़ें आपने चेक कर ली। चेक करने के बाद में आपने क्या करना है कि आपने उसको ट्रांसफ्यूज करना स्टार्ट करना है। अब ट्रांसफ्यूज स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे, स्लो स्टार्ट करोगे, ठीक है। स्लो, इनिशियली वेरी स्लो जाना होता है, ताकि अगर मान लो पेशेंट से वो क्रॉस मैच करा हुआ है या फिर कोई रिएक्शंस होती हैं तो वो आपको देखते रहना होता है। और रिएक्शंस में क्या क्या हो सकता है, पेशेंट को फीवर आ जाए, टेम्परेचर आ गया, चिल स्टार्ट हो गए, राइगर स्टार्ट हो गया, या फिर सांस लेने में तकलीफ को हम लिखते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। या फिर पेशेंट को हेडेक स्टार्ट हो गया, या फिर कोई ब्लरिंग ऑफ विजन स्टार्ट हो गया। इन सब सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, इमीडिएटली ब्लड को स्टॉप कर देना होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या हैं, एडवर्स रिएक्शन है, ठीक है, एडवर्स रिएक्शंस हैं। इसके अलावा आपकी प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए, आपके पास में इमरजेंसी ट्रॉली रेडी होनी चाहिए। इमरजेंसी ड्रग्स में क्या क्या होना चाहिए, फेनेरामाइन मेलेट, एविल होना चाहिए आपके पास में, स्टेरॉइड्स होने चाहिए, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्ट, एड्रेनलिन, पूरा आपके पास में इक्विपमेंट्स रेडी होने चाहिए। अगर मान लो इन केस ऑफ कोई एक्यूट सीवियर ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन को आप मैनेज कर सकें, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर भी आपको पेशेंट को डेवलप्स चिल्स, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, इमीडिएटली आपको क्या करना होता है, BT स्टॉप।
नोटिफाई द डॉक्टर, बीटी स्टॉप। और उसके बाद में क्या करना होता है, अगर मान लो फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक, और उससे पहले आपको क्या लगाना होता है, एविल, डेक्सोना, हाइड्रोकॉर्ड, ऑक्सीजन, और अगर मान लो और भी ज़्यादा सीवियर है तो ड्रग ऑफ चॉइस एनाफाइलेक्सिस के लिए क्या होता है, एड्रेनलिन। ठीक है, तो वो आपको सबक्यूटेनियस या फिर आईवी इंजेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पर आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ब्लड है आपको कैसे लगाना होता है, स्लो लगाना होता है फॉर फर्स्ट फ्यू मिनट्स। कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट एनाफाइलेक्सिस में चला जाए, और एनाफाइलेक्सिस में अगर अमाउंट ज़्यादा गया हुआ है तो पेशेंट को रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। अमाउंट थोड़ा गया हुआ है तो आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, या फिर न्यूट्रलाइज ना हो तो बॉडी से वो धीरे धीरे करके वॉश आउट हो जाएगा। ज़्यादा अमाउंट गया हुआ होगा तो परेशानी बड़ी होगी। इमीडिएटली आपको इन सिचुएशंस में बीटी स्टॉप कर देना।